ये इलेक्शन कमीशन जाना चाहिए और ये लोकसभा जाना है। ये लोकसभा से आए हैं सरकार, वो भी भंग होना चाहिए, वो भी चले जाना चाहिए, वो भी हटना चाहिए। ये वो लोकसभा से आते हैं जो सरकार, वो चले जाएंगे तो प्रधानमंत्री कहाँ बैठेंगे। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देश की राजनीति इस वक्त उबाल पर है। राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन के बाद, जिस पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर सीधे आरोप लगाया था कि देश में वोटों की चोरी हो रही है और जो चुनाव है हमारे, वो साफ सुथरे और निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहे हैं, तब से न्यूज का साइकिल, हम पत्रकार ये कहते हैं कि न्यूज का जो साइकिल होता है, वो हेडलाइंस जो होती हैं पूरे तरीके से बदल गई हैं। इस वक्त जो ताजा खबरें हैं वो ये कि राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन के बाद इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और मैं कहूंगी बहुत ही अफसोसनाक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस पर हंसा जाए या रोया जाए, समझ में नहीं आ रहा था। राहुल गांधी के ज्यादातर सवालों का उन्होंने जवाब नहीं दिया और बल्कि राहुल गांधी के ऊपर बाकायदा हमलावर हुए। अब फिलहाल जो ऑपोजिशन पार्टियां हैं, जो इंडिया ब्लॉक है, वो कोशिश कर रहा है कि वो इस बारे में चर्चा कर रहा है कि क्या इम्पीच किया जाए, क्या उनको हटाया जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इसके लिए दबाव बनाया जाए। और इसी दौरान जो इंडिया ब्लॉक है वो एक आवाज में, एक सुर में सामने आ रहा है। बिहार चुनाव से पहले ये तमाम एक्सरसाइज हम देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, परकला प्रभाकर जी, जो कि जाने माने पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं और एक ऐसी आवाज है, जब वो बोलते हैं तो देश थम कर उनको सुनता है। और वो कम बोलते हैं, कम इंटरव्यूज देते हैं, और मैं उनकी आभारी हूं कि उन्होंने आज मुझे समय दिया। मैं उनसे इस मुद्दे को समझने की कोशिश करूंगी कि देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज, इस सब के हिसाब से वो इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देख रहे हैं। परकला जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ग्रेटफुल हूं कि आपने अपना समय दिया। अभी ये जो पूरा न्यूज साइकिल आपको नजर आ रहा है कि वोट चोरी का मुद्दा, पहली बार ऐसा हो रहा है देश में, देश के इतिहास में, कि सीधे सीधे ऑपोजिशन वर्सेस द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हम खेल देख रहे हैं। पहली बात यह है कि आप मेरे को आपके प्रोग्राम में इनवाइट किया, मैं बहुत धन्यवाद आपको अदा करता हूं। दूसरी बात यह है कि मेरी हिंदी बहुत ही कमजोर है, तो आप मेरे को मदद करना है। मैं आर्टिकुलेशन इतना स्ट्रांग नहीं है, अंग्रेजी में बात करना बहुत आदत है मेरे को, और मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, तो थोड़ा मदद कीजिए। और आपके दर्शकों, सच की तो एक ही भाषा होती है, आप जो भी बोलेंगे हमारे दर्शक के दिल तक पहुंच जाएगी आवाज। जी, अभी जो आपने जो मुद्दा उठाया, बहुत लोग 24 चुनाव के, लोकसभा चुनाव के बाद से ही उठा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसको बहुत ज्यादा एम्प्लीफिकेशन हुआ। देखिए, बहुत सारे सबूत ऐसा आया, अभी लोगों के सामने आया कि इट इज इजी टू कंक्लूड, ये कंक्लूजन, ये नतीजे पे आ सकते हैं कि 2024 मैंडेट चुरा लिया गया है। ये बहुत ही साफ तौर पर ये उनको दिखाई दे रहा है, ये कंक्लूजन, और बहुत ही सबूत है। सबसे पहले सबूत यह है कि 2024 में आप देखिए, वोट हाइक एक एक फेज में, एक एक राज्य में, जितना वोट पोलिंग क्लोज के बाद प्रोविजनल फिगर्स ने इलेक्शन कमीशन अनाउंस किया, और जितने वोट फाइनल वोटिंग काउंट अनाउंस किया और काउंट किया, ये दोनों के अंतर बहुत ही ज्यादा है। देखिए, मेरा होम स्टेट आंध्र प्रदेश में 12.58%, 12% 0.58। ओडिशा जैसा राज्य में आपको मिलेगा 12%, 48%। बहुत ही ज्यादा है। बिहार में 8%, तकरीबन 8%, 6%, कुछ राज्यों में। इतना कुल मिलाकर देश में
5 करोड़ वोट का अंतर है पोलिंग के, और जितना काउंट किया, जितना पोल हुआ, प्रोविजनल फिगर्स इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया और फाइनल फिगर्स अनाउंस किया। अब देखिए, और फाइनल फिगर्स अनाउंसमेंट में बहुत देर कर दिया। फर्स्ट फेज में आप रिकॉल कीजिए, फर्स्ट फेज पोलिंग होने के बाद 11 दिन लगा इलेक्शन कमीशन को फाइनल फिगर पोलिंग, वो फेज का पोलिंग फाइनल फिगर अनाउंस करने के लिए। और आप एवरेज देखिए, 7 फेजेस को आप फाइनल फिगर्स अनाउंस करने के लिए ऑन एन एवरेज 5 दिन लगा एक एक फेज को। कुछ कुछ फेज में 3 दिन के बाद, कुछ फेजेस में 5 दिन के बाद, कुछ फेजेस में 2 दिन के बाद, पहले फेज में तो 11 दिन के बाद अनाउंस किया। इसका मतलब क्या है? और इतने दिन के बाद अनाउंस करने से और इतना मैनिपुलेशन हुआ, 4%, 5%, 6%, 11%, 12%, 12% से ज्यादा वोट हाइक हो गया। और सेकेंड फेज में अरफा जी, अभी तक, आज तक हम अभी बात कर रहे हैं, अब तक सेकेंड फेज का प्रोविजनल फिगर्स अभी तक अनाउंसमेंट हुआ नहीं। तो फाइनल फिगर्स अनाउंस किया, और किससे कंपेयर करें? आप नहीं कंपेयर कर सकते, हम नहीं कंपेयर कर सकते। तो परकला जी, आपकी बात अभी तक जो आपने कही है, 2 महत्वपूर्ण बातें हैं और ऑलरेडी ये एक हेडलाइन है। आपने ये कहा है कि 2024 का चुनाव भाजपा के जरिए इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर चोरी किया गया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप कह रहे हैं कि जितने वोट डाले गए और जितने वोट काउंट हुए उसमें 5 करोड़ वोटों का फर्क है। ये इतनी बड़ी, इट्स माइंड बॉगलिंग। आप जितनी बड़ी फिगर ये बता रहे हैं, ये ज़हनो गुमान को खत्म कर देने वाली ये फिगर है कि 5 करोड़ वोट ज्यादा गिने गए। सीधे तौर पर आप ये कह रहे हैं कि वोट को चोरी किया गया। लेकिन मेरा अगला सवाल बड़ा मासूम सवाल है, वो ये कि राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन तक की नौबत, इसका इंतजार क्यों किया गया? व्हाई डिड वी वेट फॉर सो लॉन्ग? पिछले 2024 में जून में चुनाव के नतीजे से लेकर अब भी देखिए अगस्त का महीना चल रहा है, 14 महीने होने जा रहे हैं। हमने इतना इंतजार क्यों किया? व्हाई डिड वी वेट फॉर सो लॉन्ग? ये दिस इज मिस्टीरियस थिंग अल्फा जी, क्योंकि ये आज आज अभी आप सब लोग ये बहस कर रहे हैं, देश में बहुत बहस हो रही है, मीडिया में बहुत बहस हो रही है, और पॉलिटिकल पार्टीज में उसके बीच में बहुत बहस हो रही है। लेकिन सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, खास तौर पर वीएफडी, वोट फॉर डेमोक्रेसी, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर, ये ऐसी बहुत कुछ संस्थाओं ने लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ये मुद्दे उठा रहे हैं। हम भी उठा रहे थे, हम सब लोग उठा रहे थे। और एक दूसरी बात यह है कि ये 5 करोड़ वोट फर्क, इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा यह है कि 79 सीट्स, आप हिंदी में 79 को क्या बोलते हैं? 79 सीट इस पे गड़बड़ हो गया है। आप देखिए, अभी इसका मतलब यह है कि एनडीए, अगर ये चुनाव बिना वोट चोरी की गई तो नहीं हो गया, तो एनडीए 79 सीट्स कम पे रहेंगे, और इंडिया अलायंस शायद 79 सीट ज्यादा सीट पा सकते थे। तो सरकार बदलने का, और किस बुनियाद पे कह रहे हैं आप? ये बेसिस क्या है आपका ये कहने का? ये बेसिस ये है कि 5 करोड़ वोट का अंतर है ना, और 5 करोड़ वोट, आप 5 करोड़ वोट पूरा देश में यूनिफॉर्म में मत बटाइएगा, मत बांटिएगा। आप जहां जहां सीट्स है उसमें मार्जिन्स देखिए, वो मार्जिन्स, और उधर पोलिंग परसेंटेज, प्रोविजनल परसेंटेज और फाइनल परसेंटेज, जो पोलिंग हुआ, जो काउंट हुआ, उसका अंतर, उसका फर्क देखिए। उस सीट्स पे आप अगर जीरो इन किए, आइडेंटिफाई किए, तो 79 सीट्स ऐसा सीट्स है, उसका नतीजा बदल सकता था।
अभी 10 मिनट नहीं हुए इंटरव्यू को, आपने दूसरा शॉकर मुझे ये दे दिया है। अभी तक आप ये कह रहे हैं कि ये चुनाव चोरी हुआ, फिर आप ये कह रहे हैं, अब आप ये कह रहे हैं कि 79 सीटों 79 सीट्स पे असर पड़ता इन 5 करोड़ वोटर का। और आप बिल्कुल सिंपल भाषा में ये बताने की कोशिश करें, आपकी हिंदी बिल्कुल दुरुस्त है, एक एक शब्द समझ में आ रहा है। आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये देखने की जरूरत नहीं है कि हर कंस्टिट्यूएंसी में ये देखें, ये देखेंगे कि मार्जिन जीत और हार का कितना था, और अगर उसको कैलकुलेट किया जाए 5 करोड़ वोटरों की बुनियाद पर, तो सीधे तौर पर आप ये कह रहे हैं कि 79 सीटों का फर्क बनता है, जो एनडीए को कम मिलती और यूपीए को या कहें कि इंडिया ब्लॉक को ज्यादा मिलती वो सीटें 79। जाहिर है इलेक्शन तो पूरी तरीके से पलट जाता। राहुल गांधी तो 25 सीटों की बात कर रहे थे, आप तो उससे 3 गुना से भी ज्यादा सीटों की बात कर रहे हैं। और सवाल का दूसरा हिस्सा ये था अपर कला जी कि 6 महीने राहुल गांधी ने कहा कि वो और उनके एक्सपर्ट्स की टीम ने बाकायदा बैठकर इस पे रिसर्च की, गहन अध्ययन किया, इन्वेस्टिगेट किया। चूंकि उन्होंने दिखाया था कि इतना बड़ा जो पुलिंदा था, जो कागजात का पूरी फाइल्स थी उनको पढ़ा गया, और पुलिंदा इतना नहीं था, पुलिंदा इतना था 7 फीट। यानी किसी भी जो जो इंडियन पुरुष है, जो इंडियन मेल है, उसकी हाइट से कहीं ज्यादा उतने बड़े पुलिंदों को उन्होंने पढ़ा, क्योंकि उनको रीडेबल फॉर्म में डेटा नहीं मिला। तो यानी सीधे तौर पर जो नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जहां वोट चोरी की बात आ रही है, पूरा डिजिटल इंडिया फेल हो रहा है और साजिश के तहत इसको दूर रखा गया। अगर ये रीडेबल डेटा होता तो राहुल गांधी को 6 महीने नहीं लगते और इलेक्शन के फौरन बाद हमें पता चल गया होता कि 5 करोड़ वोटों की चोरी हुई है। तो क्या मैं ये कहूं कि 5 करोड़ वोटों की चोरी हुई है? अल्फा जी, वो मेथोडोलॉजी है ना, कैसा ये 5 करोड़ वोट का फर्क हम कैसे पहुंचे हैं, वीएफटी कैसे पहुंची है। और राहुल गांधी जी का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राहुल गांधी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो देख रहे थे वोटर लिस्ट का। हम वोटर लिस्ट का नहीं देखे, हम देखे वोट परसेंटेज, जो वोट परसेंटेज इलेक्शन कमीशन ने खुद अनाउंस किया था। वो प्रोविजनल पोलिंग होने के बाद एक प्रोविजनल फिगर देंगे, और उसका और फाइनल फिगर जो काउंट की थी उसके बीच में बहुत अंतर था। अब देखिए, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के फिगर्स बता रहा हूं, 8.67% अंतर था वोट हाइक। प्रोविजनल फिगर एक था और फाइनल फिगर जो अनाउंस किया था, जो काउंट किया था, और प्रोविजनल फिगर का और फाइनल फिगर जो अनाउंस किया, काउंट किया, उसके बीच में फर्क 8.67%। और वेस्ट बंगाल में 4.83%। 4.83% ज्यादा वोट प्रोविजनल फिगर से ज्यादा। 5 बजे 6 बजे जब पोलिंग खत्म होती है, उसके बाद जो फाइनल फिगर अनाउंस होता है, और फाइनल फिगर जो अनाउंस हुआ उसका और प्रोविजनल फिगर का अंतर, फर्क इतना ज्यादा। महाराष्ट्र में 8.67%, वेस्ट बंगाल में 4.83%, आंध्र प्रदेश में, हमारा होम स्टेट है, 12.54%, कर्नाटक में 4.08%, छत्तीसगढ़ में 4.93%, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अब देखिए इतना फर्क कहां से आया। जो हमारा जो आंकड़ा वो है, और राहुल गांधी जी का जो वोटर लिस्ट का फर्जी वोटर, डुप्लीकेट वोटर और नकली वोटर, जीरो हाउस नंबर का वोटर, और एएसडीएफ का फादर का नाम वोटर, ये आप वो भी आप मन में रखिए तो इतना फर्क, इतना हाइक ये वोटर लिस्ट से हुआ है। आप दोनों ऐड कर सकते हैं, आप दोनों साथ में रखे ये नतीजे में पहुंच सकते हैं कि इतना वोट हाइक इसलिए हुआ। और मैं ये भी बताता हूं आपको। अब देखिए, महाराष्ट्र में जो असेंबली चुनाव हुआ था, मैं लोकसभा के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, लोकसभा का वो फर्क में बताया था। अगर आइए आप लोग असेंबली का चुनाव का फर्क अब देखिए। प्रोविजनल फिगर 5 PM
5 PM को प्रोविजनल फिगर, पोलिंग फिगर अनाउंस किया था ईसीआई ने 58.22%, और 11:30 रात को 0.02%। अब देखिए 6.8% फर्क था इस बीच में। और ये महाराष्ट्र का किस्सा तब खत्म नहीं हुआ। काउंटिंग से कुछ घंटे पहले और एक परसेंटेज का फिगर इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया था महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में। वो था कि अनदर 1.03% हाइक किया था जस्ट काउंटिंग से पहले। तो इसका मतलब है पूरा प्रोविजनल फिगर 6 o'clock, then 11:30 in the night final figure, and another final figure just कुछ घंटों पहले, काउंटिंग के कुछ घंटों पहले। ये कुल मिलाकर 7.83%, यानी 75 लाख 75 लाख वोट का ज्यादा काउंट किया था। अकला जी, आपने बहुत गहन अध्ययन किया है। दर्शकों के लिए खासकर बहुत ये आसान भी नहीं है इस पूरे आंकड़े को समझना। मैं कह रही हूँ कि आप चूंकि इतना इन्वॉल्व हैं और आप इतने बड़े जानकार हैं, दर्शक तो इस बात से ज्यादा, खासकर जो आम आदमी है, हिंदी के जो कार्यक्रम देखता है, उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो वाकई, हर आदमी को ऐसा लगता है कि चुनाव विशेषज्ञ बन जाए इस समझने के लिए। बहुत शुक्रिया कि आपने ये गहन अध्ययन किया और आसान शब्दों में आप हमें बता रहे हैं। अगले 2 सवाल आपसे मैं पूछना चाहती हूँ। एक सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि भाई आप लोगों के मन में ये शंका डाल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि बिहार की जनता 8 करोड़ वोटर और देश का 140 करोड़ जो जनता है, जिसमें मान लेते हैं कि 100 करोड़ वोटर के आसपास है, उसका विश्वास है इलेक्शन कमीशन पर। और एक आरोप ये लग रहा है कि इस तरह का सस्पिशन और इस तरह का संदेह मन में डालकर एक तरह की एनार्की या एक तरह की अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है देश में। देखिए, इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अरफा जी, और इलेक्शन कमीशन किसका जिम्मेदारी है, किसका जिम्मेदारी निभाना है? लोगों का या पॉलिटिकल पार्टीज का, गवर्नमेंट का? लोगों का है ना। तो मैं एक आम नागरिक के नाते मैं ये बोल रहा हूं, ये मांग रहा हूं कि अगर पोलिंग परसेंटेज में कुछ फर्क हुआ, सिर्फ ये देखिए, चुनाव एक डेमोक्रेसी में चुनाव इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एक खेल नहीं है। हम जैसा आम नागरिकों का भी एक हिस्सा है इसमें, है ना। तो हम चाहते हैं, हरियाणा में क्यों वोट का फर्क क्यों हुआ, हरियाणा में फर्जी वोटर क्यों है, हमको भी जिम्मेदारी बताना है ना, लोगों को भी बताना है। इलेक्शन कमीशन सिर्फ ये बोलने से वो इससे हट नहीं सकते कि। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि ये कोई चुनाव आयोग और पॉलिटिकल पार्टियों के बीच का खेल नहीं है कि आपस में आप खेल लेंगे। ये हम भी है ना, अल्टीमेट हिस्सेदार हम है, अल्टीमेट जिम्मेदारी लोगों का है। और इलेक्शन कमीशन जवाब इलेक्शन कमीशन। अगला सवाल ये पैदा हो रहा है, आपके पहले जवाब से ये सवाल निकल रहा है, वो ये कि ये सरकार जो हमारे सामने है, नरेंद्र मोदी 3.0 तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, क्या आप ये कह रहे हैं कि क्या फिर ये नाजायज सरकार है? अगर 5 करोड़ वोटर की बात ये साबित हो जाती है, राहुल गांधी के वोट चोरी की बात साबित हो जाती है, आपके जो आप 79 सीटों का जिक्र करें, तो क्या हम ये कहें कि ये नाजायज सरकार है? अच्छा अरफा जी, एक टाइम दीजिए मेरे को। देखिए, राहुल गांधी जी ने कुछ बातें रखे लोगों के सामने। हम जैसे लोग, वीएफडी के जैसे संस्थाएं और एडीआर के जैसे संस्था, बहुत सारे लोग बहुत सारे मुद्दे जनता के सामने रखे हैं। तो अच्छा, जब हम जैसे लोग या पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिया अलायंस, अपोजिशन कुछ बात रखते हैं, इसका जवाब अब तक कौन दे रहा है? इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहे हैं, भाजपा क्यों दे रहा है? वो ये देखिए,
अगर इलेक्शन डेटा में फर्क है, पोलिंग परसेंटेज में फर्क है, इलेक्टोरल लिस्ट में फर्क है, इसका जिम्मेदार कौन है? इलेक्शन कमीशन है ना। भारतीय जनता पार्टी क्यों आंसर कर रहे हैं इसके? एक। दूसरा यह है कि राहुल गांधी जी के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक केंद्र सरकार के मंत्री भी कुछ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज का इलेक्टोरल रोल्स का फर्जी वोटर का इंफॉर्मेशन बाहर रखा है। तो इसका मतलब यह है कि रूलिंग पार्टी और अपोजिशन दोनों यही बात कह रहे हैं कि इलेक्टोरल लिस्ट में कुछ गड़बड़ है ना। अगर इलेक्टोरल लिस्ट, वोटर लिस्ट में गड़बड़ है, उसके आधार पर एक लोकसभा बैठती है चुनाव के बाद, तो इसका मतलब यह है कि वो लोकसभा ठीक से गठन नहीं हुआ है। तो मेरे जैसे लोग ये कहना है कि ये लोकसभा हटना चाहिए, इसको भंग होना चाहिए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप इस बात को। आप ये कह रहे हैं कि लोकसभा भंग होनी चाहिए, आप कह रहे हैं इस लोकसभा को भंग होना चाहिए जी। और थोड़ा आगे जाएंगे। ये लोकसभा ये लोकसभा के क्रीचर है, ये अभी जो सरकार, बहुजन सरकार बैठी है, इससे आया ना, इसके आधार पर आया ना ये। और अगर लोकसभा ठीक से गठन नहीं हुआ, अगर लोकसभा वोटर लिस्ट के गड़बड़ी के साथ हुई, वोटर लिस्ट के आधार पर चुन के आए एक लोकसभा है ना, गठन हुई, और ये लोकसभा जाना है, ये लोकसभा से आए हैं सरकार, वो भी भंग होना चाहिए, वो भी चले जाना चाहिए, वो भी हटना चाहिए। बहुत बड़ी कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि अब कहने के लिए और करने के लिए कुछ बाकी नहीं है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पूरे जो अब तक 2 हफ्ते की पूरी प्रक्रिया हम देख रहे थे, जो कवायद चल रही थी, उसकी सबसे बड़ी बात आपने ये कह दी है कि सरकार नाजायज है, लोकसभा को भंग होना चाहिए, इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री को भी देना चाहिए इस्तीफा? लोकसभा चले जाएं तो प्रधानमंत्री कहां बैठेंगे? बाकी क्या रहेगा फिर, कहां बैठेंगे वो? और वो लोकसभा से आते हैं जो सरकार, वो चले जाएंगे तो प्रधानमंत्री कहां बैठेंगे? और फिर देश में चुनाव दोबारा होने चाहिए। आप ये शो के शुरुआत में एक बात बोली थी अभी आप, कि चुनाव आयोग के अविश्वास के बारे में कुछ विपक्ष नेताओं ने बात कर रहे थे। देखिए, अगर ये लोकसभा ही ठीक से गठन नहीं हुई, ये लोकसभा के क्रीचर जो है, ये गवर्नमेंट, ये सरकार भी ठीक से गठन नहीं हुई, ये दोनों चले जाना चाहिए, तो ये इसे कहाँ रहेगी? अच्छा जी हाँ। और अच्छा और ये ईसीआई चुनाव आयोग उनकी घटना कैसी हुई? उनकी घटना ऐसी हुई, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का मेंबरशिप रद्द होने के बाद वो कमिटी में, जो ईसीआई को, चुनाव आयोग को अपॉइंट करने वाली कमिटी जो है ना, उसमें ये सिलेक्शन कमिटी में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का रोल हटाया गया ना। तो ये कैसी निष्पक्ष कमीशन कैसा हो सकता है? निष्पक्ष आयोग कैसा हो सकता है? बिल्कुल आखिरी सवाल संक्षेप में, बिल्कुल 30 सेकंड में बताइए कि क्या फिर से अगर चुनाव कराए भी जाते हैं, तो बुनियादी बात तो ये होगी कि अगर यही इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है, क्या ये नहीं होना चाहिए कि इस इलेक्शन कमीशन को भंग किया जाए, या जिस तरह से ऑपोजिशन इंडिया ब्लॉक कह रहा है कि इस जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्हीं को इम्पीच कर दिया जाए? बिल्कुल संक्षेप में। अफवाह जी, ये इलेक्शन कमीशन जाना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन का, चुनाव आयोग का अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है ना, उसको बदलना चाहिए। निष्पक्ष इलेक्शन कमीशन बैठना चाहिए, ठीक से वोटर लिस्ट बनना चाहिए, तब इलेक्शन होना चाहिए। एक बात मैं बताना चाहता हूं, मेरे को जो दल सत्ता में आएगा, जो दल सत्ता में नहीं आएगा, इससे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन इलेक्टरल प्रोसेस जो है ना, वो इंटीग्रिटी से होना है। इलेक्शन कॉन्डक्ट इंपार्शियल होना चाहिए।
अनइम्पीचेबल वोटर्स लिस्ट होना चाहिए। वोटर्स लिस्ट ठीक होना चाहिए, इलेक्शन कॉन्डक्ट ठीक होना चाहिए, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट ठीक से निभाना चाहिए, इसके बाद इलेक्शन होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही शानदार आपने बातें कही और बहुत सादा शब्दों में कही हैं। आप ये कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है बीजेपी दोबारा चुन के आ जाए, अगर देशवासियों को बीजेपी से ही प्रेम है और दोबारा चुन के आ जाए, आपको नो प्रॉब्लम, आपको इसमें एतराज नहीं, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। सबसे पहले तो वो लोग जिनकी निष्पक्षता साबित हो चुकी है, उन लोगों को एक दूसरी प्रक्रिया के तहत, मौजूदा प्रक्रिया नहीं, मौजूदा जो प्रोसेस है चुनने का इलेक्शन कमिश्नर को, वो नहीं बल्कि इसको बदलाव के तहत पहले उसमें सुधार होना चाहिए, फिर इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होनी चाहिए और फिर नए सिरे से चुनाव होना चाहिए, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फिलहाल सत्ता में आए। लेकिन सबसे बड़ी आपने बात ये कही है कि सरकार ये अवैध है, नाजायज है, लोकसभा भंग होनी चाहिए और जाहिर है फिर प्रधानमंत्री के लिए भी कोई जगह नहीं बचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए, और जिसे मैं कहती हूँ कि बहुत ही बहादुरी और सच्चाई और साफ गोई के साथ अपनी बात इस कार्यक्रम में रखने के लिए शुक्रिया।